हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल रीट अभ्यर्थियों के लिए खास खबर लेकर आया है। जैसा कि सबको पता है, कल रात को ही तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और आज हम उसी विज्ञप्ति पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 के पदों का वर्गीकरण यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेवल 2 के लिए भी लेवल 1 की प्रक्रिया ही दोहरानी है फॉर्म फिल करने में। बस लेवल 2 में आपको विषयवार फॉर्म भरने हैं, उसका ध्यान रखिए। और आपका चयन 90-10 के आधार पर किया जाएगा। 10% BSc के, 90% आपके रीट के होंगे। और आप एक से अधिक विषय से हैं तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा की छूट वही रहेगी, बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। बस आपको एक शैक्षणिक योग्यता है जो आपकी BA B.Ed होनी चाहिए। धन्यवाद। लेवल 1 प्रथम श्रेणी के लिए 11,500 पदों पर सामान्य शिक्षा और 233 MR 64 VI तथा 143 HI के कुल मिला के 11,940 पदों के लिए लेवल प्रथम BSTC धारियों के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आपको HF SSO.Rajasthan.Government.in तथा HF requirement.Rajasthan.Government.in वेबसाइट पर दिनांक 10/1/2022 मतलब 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पात्रता पासिंग मार्क्स रखा गया है। तो रीट में आपके जो जनरल श्रेणी के हैं उनके लिए 60% लाना अनिवार्य है। जो अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के या आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं उनके लिए 50% अनिवार्य है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्येकता महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% अनिवार्य है। निःशक्त जन श्रेणी के लिए 40% का प्रावधान है। और शहरी आदिम जनजाति जो केवल 12 के हैं उनके लिए 36% का प्रावधान है। इस प्रकार अगर आपके पास अंक रीट में आए हैं इतने प्रतिशत, तो आप इसके आवेदन के लिए पात्र हैं। अब आता है आवेदक द्वारा संबंधित पद में हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में क्या होगा। आपको अगर एक से ज़्यादा अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपका अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। अब आपके लिए इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक फॉर्म गलत होता है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें करेक्शन का आपको उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको दोबारा आवेदन करना होगा निश्चित समय अवधि में ही। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे पहले आपको दोबारा आवेदन करना होगा। और जब आप दोबारा आवेदन करेंगे तो आपका अंतिम आवेदन ही मान्य होगा, पहले वाला आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी वांछित सूचना गलत भरी जाती है या कोई भी गलती आपकी होती है तो स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके लिए। अब आपको इसमें 30 जिलों में रिक्त पदों की सूची नीचे संलग्न की गई है विज्ञप्ति में। 3 जिलों में सीटें नहीं है तो आपको 30 जिलों के वरीयता क्रम से जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको चूज करना है कि मेरी फर्स्ट प्रायिकता क्या है, मैं प्रथम नंबर पर किस जिले में आप ज्वाइनिंग चाहते हैं उसको आप फर्स्ट पर रखिए और अंतिम रूप में जिसको आप चाहते हैं उसको अंतिम रखिए। इस प्रकार आपको क्रम से पहले से ही इसको तैयार कर लेना है। जब आप फॉर्म भरने जाए तो ये निश्चित कर ले कि मेरा जिले का क्रम क्या होना चाहिए, वो आप पहले से नोट करके जाए ताकि आसानी से आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। 30 जिलों का 30 का आपको चयन करना होगा। इसके बाद में है आवेदक शुल्क क्या है। तो आवेदक शुल्क सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 100 रुपये है, नॉन क्रिमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 रुपये हैं और अनुसूचित जाति शहरी आदिम के लिए 60 रुपये है तथा राजस्थान के सभी वर्ग एवं निःशक्त जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनका 60 रुपये आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क के बिना फॉर्म निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आपको SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपकी SSO ID बनी हुई है तो आप उस पर जाके जब उस पर जाके ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर SSO.Rajasthan.Government से आप उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपकी SSO ID नहीं बनी है तो सर्वप्रथम आपको SSO.Rajasthan.Government.in पर जाकर नॉट ए रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके वहाँ से आपको SSO ID बनानी है, उसके माध्यम से ही आवेदन होगा। विशेष इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार नंबर विशेष रूप से फिल करना है। दूसरी बात है, मोबाइल नंबर परमानेंट है वही दीजिए इसमें, और ईमेल ID भी आपको परमानेंट है क्योंकि आपकी उम्र भर वही रहेंगी। इसमें जिलेवार पदों में
कमी या वृद्धि की जा सकती है, यह प्रावधान दिया गया है। इसके लिए अलग से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, इसका पूर्ण पावर राज्य सरकार के पास में है। और आरक्षण का जो नया नियम है उन्हीं के आधार पर आरक्षण का विस्तृत विवरण होगा। वेतनमान है तो आपको परीक्षा काल में 23,700 रुपये दिए जाएंगे। 2 साल का आपका इसमें परीक्षा काल होता है तो उसमें 23,700 रुपये दिए जाएंगे। जब आपका परीक्षा काल पूर्ण होगा उसके बाद आपके फिक्सेशन के ऑर्डर निकलेंगे जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, तो उसके बाद ही आपको 33,800 पर फिक्स किया जाएगा। तब तक आपको 23,700 रुपये से वेतनमान देय होगा। उसके बाद ही आपको DA HRA मिलेगा। जब तक आप परीक्षा काल में होंगे तब तक आपको मात्र बेसिक वेतन 23,700 मिलेगा। उसके अलावा DA HRA कुछ भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपके पास उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपको 50% या 45% जो वर्गवार छूट है उसके आधार पर 12th पास होनी चाहिए आपकी 12वीं कहीं से भी कोई से भी बोर्ड से। और उसके बाद आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसको DLED BSTC जो भी आप है वो आपके पास में होना चाहिए। कई 4 वर्षीय कोर्स है जो जो मान्य है, इसमें आप विज्ञप्ति में पढ़ सकते हैं, वो आपको पास होने चाहिए। इसके बाद आता है कि शिक्षा शास्त्र में आपके पास अगर डिप्लोमा है तो मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में होगा। और विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण आपके पास है, 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। वह व्यक्ति जिसने DED उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना उसको अनिवार्य होगा। नियुक्ति हेतु अर्हता क्या है कि उसके आपकी नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिनके 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें। तो आपके अगर 2 से अधिक संतानें हैं तो आप नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके 1 से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वो भी नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे। यदि अभ्यर्थी अच्छे चरित्र का नहीं है, किसी भी अन्य पंचायत राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केंद्रीय सरकार की सेवा से उपचार के कारण पदच्युत किया गया हो तो वो भी मान्य नहीं होगा। कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है तो। इसके बाद है नियुक्ति हेतु आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या है? पंचायती राज प्रथम के पद पर आवेदन नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष से न्यून हो। 1/1/2023 तक मान्य है इसको, तो 18 वर्ष से न्यून मतलब आपकी आयु 1/1/2023 तक 18 साल की होनी चाहिए और तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं हो। और 1/1/2023 तक आप 40 वर्ष के नहीं हो तो ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि प्रावधान के अनुसार अध्यापकों की सीधी भर्ती का आयोजन वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती 2021-22 में समस्त वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। मतलब अगर आपने 2023 तक 40 साल के हो गए हैं या 42 साल के हो गए हैं, 43 साल तक आप हो रहे हैं तो वहाँ तक आपको छूट दी जाएगी इसमें, क्योंकि 2018 के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई है इसलिए इसमें 3 साल का छूट का प्रावधान दिया गया है। यह सभी वर्गों के लिए अलग अलग है। अब अलग अलग 5 वर्ष की छूट आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में दी जाएगी, 10 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति में दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम ऊपरी आयु 50 वर्ष होगी। विधवा तलाकशुदा अर्धवार्षिक आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी। इस प्रकार आपको आयु सीमा में अलग अलग वर्गवार छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% पद आरक्षित होंगे इसमें। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए 2% अलग रिक्तियां होगी, इसमें 2% पद आरक्षित होंगे उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए। विशेष योग्यजन है तो विशेष योग्यजन के लिए देखिए अलग अलग है। दृष्टिबाधित के लिए 1% आरक्षण दे होगा, श्रवण बाधित के लिए 1% आरक्षण दे होगा, सेरेब्रली पाल्सी कुष्ठ रोग बोनापन इनसे हैं जो उनके लिए 1% होगा। ऑटिज्म बौद्धिक निशक्तता लर्निंग निशक्तता इनमें 1% आरक्षण होगा। और बहुदिव्यांगता के लिए ये भी इसमें 1% में शामिल होंगे। ये है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा वालों के लिए भी इसमें 1% आरक्षण होंगे। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज रूप से वर्गवार
प्रवर्गानुसार 30% होगा। प्रत्येक वर्ग में 30% सीटें क्या होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देखिए, आपको प्रमाण पत्र के बारे में क्या क्या सूचनाएं है कि अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलियर निवास स्थान, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी हुई हो एवं नियमानुसार नवीनतम जारी किए हुए प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको नवीनतम जारी किए हुए प्रमाण पत्र ही वहाँ पर आपको पेश करने हैं। इसलिए जब भी आपका रिजल्ट आए उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमिलियर, क्रीमिलियर और ये EWS का जो प्रमाण पत्र है हाई वाला, वो भी आपको इससे पूर्व वापस से तैयार करवा लेना है ताकि न्यूनतम प्रमाण पत्र आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं। अब देखिए, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता से संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, विशेष योग्यता संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। तो आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व आपके पास आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो जिन VSTC धारियों का सेकेंड ईयर के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है उनको अभी इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है 15-20 जनवरी तक आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको रिजल्ट जारी होने के बाद ही आवेदन करना है, क्योंकि उसमें आपके अंतिम वर्ष के रोल नंबर के साथ आपको प्राप्तांक और पूर्णांक भी उसमें भरने हैं। इसके बाद में देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया होगी, अध्यापक लेवल प्रथम हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। लेवल 1 के जो रीट परीक्षा है उसके आधार पर ही वरीयता सूची तैयार की जाएगी केवल। और अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में फ्री की सूचनाएं और प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियों की 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी। तो इसमें पहले आपको 2 गुना सूची आएगी, जो भी जितने भी पद है, जैसे 11,940 पद है तो उनकी वर्गवार जो पद है, जैसे OBC के जितने पद है, SC के जितने पद है, जनरल के जितने पद है, उनके उसी आधार पर 2 गुना लिस्ट जारी होगी। और उस 2 गुना लिस्ट में क्या है, दस्तावेज सत्यापन के लिए वो 2 गुना लिस्ट जारी होगी। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा जिला मुख्यालय पर या वहीं पर जो संभाग स्तर पर कहाँ करवाए उस स्तर पर आपका दस्तावेज सत्यापन करेंगे। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात आपकी कट ऑफ और अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी और उसके बाद आपको जिला आवंटन कर दिया जाएगा। जो आपने फॉर्म में वरीयता के आधार पर जिले भरे हैं उसके आधार पर जब आपका मेरिट क्रमांक होगा उसके आधार पर आपको जिला आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और आपका जिला आवंटन होगा। जिला आवंटन के पश्चात उस जिला मुख्यालय द्वारा आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया जाएगा। उसमें आपके ज़िले की रिक्तियों की सूचना भी आपको ज़िले की साइट पर मिलेगी या PDF के रूप में मिल जाएगी और वहीं से आपको काउंसलिंग के लिए जिलेवार अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उस ज़िले की। उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिटवार प्राथमिकता दी जाएगी और रिक्तियों के आधार पर आपके वहाँ पर काउंसलिंग करवा के आपको स्कूल आवंटन किया जाएगा। अब देखिए, यदि किसी एक व्यक्ति का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने गए उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं की पद एवं विषय की चयन सूची से उसका चयन निश्चित किया जाएगा। जब अगर आप एक से अधिक विषय या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपका उत्तर या अंतिम जिसमें ज़्यादा पद है और आपका अंतिम आवेदन है उसी को मान्य करके आपका जिला आवंटन किया जाएगा। बाकी आपके आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिए जाएंगे। अगर आपके 2 से अधिक या जो समान अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ये नियम है कि उनको जिनकी जन्मतिथि अधिक होगी उनको मेरिट में
वरीयता दी जाएगी, उनका मेरिट में उच्च स्थान होगा। और जिनकी जन्म तिथि कम होगी उनको मेरिट में बाद में स्थान दिया जाएगा। अब है कि अगर अभ्यर्थियों को चयन होने के प्रमाण निम्नांकित प्रारूप घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जब आपका चयन हो जाता है तो आपको इस विज्ञप्ति में ये आवेदक का जो घोषणा पत्र है उसको आपको प्रिंट निकलवाना है स्टाम्प पर, और ये आपको साथ में रखना है। इसके बाद में आवेदक का घोषणा पत्र है, इसके बाद नीचे स्व सत्यापन होगा, और इसके बाद में क्या है, आवेदक पत्र के साथ संलग्नों की क्या क्या सूची है वो भी आप एक बार देख लीजिए क्या क्या सूचियां हैं। जब आपका चयन होता है तो उसके बाद आपको क्या क्या दस्तावेज उस टाइम तैयार रखने हैं। तो इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में घोषणा पत्र और शपथ पत्र जो विज्ञप्ति में दिए हैं वो निर्धारित प्रारूप में ही आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास सेकेंडरी और समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। प्रमाणित का मतलब है आजकल स्वयं को प्रमाणित करनी है, किसी से नोट अटेस्टेड नहीं करवानी है। तो सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके अगर आपने बीए की है तो उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए, और बीएड या बीएसटीसी जो भी की है उसकी भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये जो समकक्ष बीएसटीसी की मार्कशीट है उसकी वो भी होनी चाहिए आपके पास। इनकी प्रमाणित प्रतियां मतलब स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। विषय शिक्षा के पदों हेतु भारतीय पुनर्विकास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। रीट 2021 का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए जो नवीनतम। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, वेद अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का वो आपके पास नवीनतम होना चाहिए। विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रतियां पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र होना चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको स्टाम्प पे बनवाना पड़ेगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनवाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं इस संबंध में स्वयं सत्यापन प्रपत्र भी आपको, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र उसी टाइम का बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है पुलिस सत्यापन के लिए, वो 2-3 दिन में बन के आ जाता है। सक्षम शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये आपका जब ज्वाइनिंग टाइम होगा उस टाइम चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिएगा, उससे पहले नहीं चाहिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका ज्वाइनिंग होगा स्कूल आवंटन के बाद में आप जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ये चिकित्सा प्रमाण पत्र उसी दिन या एक दिन पहले का बनवाना है। वो बनेगा आपका जिला मुख्यालय से। इसके बाद में आप अगर राजकीय सेवा में है तो आपको नियोक्ता अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना होगा और अन्य आवश्यक दस्तावेज होगी। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार का ये फॉर्मेट भी निकालना है, उसमें कुल संलग्नों की संख्या भी आपको लिखनी है। अब देखिए अभ्यर्थियों अपने आवेदन के विषय में किसी प्रकार की मार्गदर्शन सूचना स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे के मध्य निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर भी 9:30 से 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और राजस्थान बीकानेर निदेशालय में। और अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इनके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए ये तो था लेवल 1 का, इसमें ये जिले वाइज पद है। अजमेर में 470 पद पोस्ट है जिनमें सामान्य शिक्षक की 450 पोस्ट है। अलवर में 665 पोस्ट है जिनमें 640 सामान्य शिक्षक की है, बाकी विशेष शिक्षक की है। 12 में 225 पोस्ट है कुल, जिनमें से 215 सामान्य शिक्षक की है। आपके सबसे ज़्यादा पोस्ट बाड़मेर में है, 1165 पोस्ट सामान्य शिक्षकों की बाड़मेर में है। इसके बाद भरतपुर में 485 पोस्ट है, भीलवाड़ा में 560 है, बीकानेर में 340 है, बूंदी में 340 पोस्ट है, चित्तौड़गढ़ में 360 है, चूरू में 320 है, तोसा में 350 है, धौलपुर में 265 पोस्ट है, हनुमानगढ़ में 330 है, जयपुर में 700 है, जैसलमेर में 290 है, जालोर में 400 है, झालावाड़ में 300 है, झुंझुनू में 200 है, जोधपुर में 650 है, करौली में 425 है, कोटा में 190 है, नागौर में 400 है, पाली में 385 है,
राजसमंद में 330 है, सवाईमाधोपुर में 270 है, श्रीगंगानगर में 260 है, सिरक्कर में 350 है, सिरोही में 150 है, टोंक में 220 है, उदयपुर में 150 है। अब जो डिस्ट्रिक्ट बच्चे हैं वो क्या है, वो है टीएसपी एरिया के, भरत बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो उनमें क्या है, केवल टीएसपी एरिया के छात्र ही, अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। तो ये 30 डिस्ट्रिक्ट है, आप इनमें से वरीयता के आधार पर पोस्ट वाइज देख के इनका चयन कर लेंगे। ये लेवल फर्स्ट की बात हो गई। अब लेवल सेकंड में देखिए, लेवल द्वितीय में भी बाकी सारी सूचनाएं सेम ही है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि विषयवार पद इस प्रकार आवंटित किए गए हैं कि अंग्रेजी के आपको 4330 पद सामान्य शिक्षा में है, और संस्कृत के 976 पद है, उर्दू के 309 पद है, पंजाबी के 175 पद है, सिंधी के 10 पद है, सामाजिक अध्ययन के 2515 पद है, और विज्ञान गणित के 3175 पद है। अब समस्या इसमें आपको आवेदन सेम ही है, लेवल 1 के जिस प्रकार आवेदन किया है उसी प्रकार लेवल 2 में आवेदन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। पर इसमें आपको और वही शुल्क रखा गया है, वही पात्रता न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत रखे गए हैं। अब यहाँ पर आता है कि अगर आपने एक से अधिक विषय से आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग विषय से, अलग अलग विषयवार पद अलग हो गया, तो आपको अलग अलग विषय से अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग विषय से अलग अलग आवेदन करने होंगे। जैसे किसी के टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में हिंदी और सामाजिक है, या इंग्लिश और सामाजिक है, या मैथ और सामाजिक है, जो भी है, अगर उसने इस प्रकार से जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट है उनके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। जिस विषय में आपका चयन पहले होगा, जिसकी मेरिट में ज़्यादा पद है और उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको उसमें वरीयता दी जाएगी, उसी के आधार पर आपका जिला आवंटन कर दिया जाएगा, दूसरा आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, दोनों में आपको पात्र नहीं माना जाएगा। जिस विषय की मेरिट कम रहेगी आपको उसमें पहले चयन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सामाजिक और इंग्लिश से दोनों से है तो आपको इंग्लिश के मान लो पद ज़्यादा है तो उसकी मेरिट कम रहेगी, तो उसमें आपका आवेदन पहले माना जाएगा, उसमें अगर आपका चयन होता है तो उसी में आपका चयन किया जाएगा। सामाजिक में बाद में चयन होगा, तो आपका इंग्लिश में चयन हो जाएगा तो सामाजिक वाला स्वतः निरस्त हो जाएगा। आपका जिला आवंटन भी अंग्रेजी के पदों के आधार पर ही होगा। अब जो एडिशनल बीए करके बैठे हैं उनके लिए यही है अभी कि इसमें विज्ञप्ति में कोई विशेष सूचना इसके बारे में नहीं है, हो सकता है आगे कोई सूचना आ जाए, पर उनके लिए अभी फ़िलहाल यही सूचना है कि आप अपने विषय से अलग अलग आवेदन कर दीजिए। एडिशनल विषय से आप अलग आवेदन करेंगे और जो आपके बेसिक विषय है उनसे आप अलग आवेदन करेंगे। तो अगर एडिशनल मान्य होगा तो आपका आवेदन उसमें मान्य हो जाएगा, अगर उसमें प्रावधान नहीं है तो आपका सेकंड जो आवेदन है वो तो वैसे भी मान्य है। तो आप आवेदन जरूर कीजिए, एडिशनल वाले भी घबराने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक यह है मान्य ही होगा। इसमें भी आपकी विषयवार और वर्गवार 2 गुना पदों की पहले लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका 90-10 का प्रावधान है। तो आप बीए के या बीएससी के 10% अंक होंगे और 90% आपके इसके या रीट के अंक हो जाएंगे। जिलेवार पदों का नीचे वर्गीकरण दिया गया है और इसकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ की लिंक भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जिलेवार पदों का वर्गीकरण है, इंग्लिश के अलग है, हिंदी के अलग है, संस्कृत के अलग है, उर्दू के अलग, पंजाबी के, सब विषय के आधार पर और जिले के आधार पर नीचे पदों का वर्गीकरण दिया गया है। धन्यवाद मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।